नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं हूं वरुण बाबुल और आपने देखना शुरू कर दिया है जीएस न्यूज लाइव एंकर चैट। आज लाइव एंकर चैट के 38वें एपिसोड में आप सभी पाठकों का, दर्शकों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। एक आपसे निवेदन होगा, चूंकि आज थोड़ा सा विलंब हुआ। इसका भी कारण है कि मौसम खराब होने के वजह से थोड़ा कनेक्शन में प्रॉब्लम हो रहा था। इस कारण से थोड़ा देर से शुरू हुआ है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसके बाद हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ेंगे और उनसे भी हम अलग अलग मुद्दे पर बातचीत करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन होगा कि वीडियो को शेयर कर दें। और जिस तरह से आप लोगों ने पूर्व से हमें प्यार दिया है, सम्मान दिया है और इस चैनल को आगे बढ़ाने में भरपूर मेहनत किया है, आपने प्यार लुटाया है, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो आज का जो लाइव एंकर चैट है, इसमें हम अलग अलग मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट के रूप में जुड़ेंगे। चूंकि जिस तरह से वर्तमान की स्थिति है, आपको भी पता है कि कोरोना का जो प्रभाव है वो धीरे धीरे कम हो गया और अब जिस तरह से कोरोना का प्रभाव धीरे धीरे कम हो गया, लेकिन एक जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो मैं आपको बता दूं कि लापरवाही जो वैक्सीनेशन को लेकर है, उसका बाजार अभी तक बना हुआ है। हालांकि कुछ गांव में, कुछ स्थानों पर स्थानीय जनप्रतिनिधि के द्वारा और स्थानीय लोगों के द्वारा इस पर काफी जो है कार्य भी किया जा रहा है, लेकिन अभी भी वैक्सीनेशन की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। लाइव एंकर चैट में जुड़ रहे सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जितने लोग भी जुड़ते जा रहे हैं, सबों से निवेदन होगा कि वीडियो को शेयर जरूर कर दें और इसके बाद अपनी प्रतिक्रिया लिखें, ताकि जो हमारा मेहनत है यह सफल हो सके। जितने लोग भी जुड़ते जा रहे हैं, सबों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और आज का जो मुख्य रूप से विषय है, मैं आपको बताते चलूं कि अब समय आ चुका है कि आप और हम अपने क्षेत्र की जो कुछ कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित मुद्दे हैं, जो बातें हैं, उसका भी चर्चा करें। ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीजों पर भी हम लोग चर्चा करें। इसलिए आज का यह वार्तालाप जो है पढ़ाई लिखाई से संबंधित भी होने वाला है। लगातार सबों के कमेंट आते जा रहे हैं, सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जितने लोगों के जो कमेंट आए हैं, मैं एक बार पहले आपको समय दे दूं। जुड़े हुए हैं कोमल भगत, लिखते हैं कोरोना का तीसरा लहर बाकी है। जी, कोरोना का कोमल भगत जी तीसरा लहर बाकी है, लेकिन अभी जो वर्तमान की स्थिति है वो है कि वैक्सीनेशन को लेकर जो लोगों में एक प्रकार का जागरूकता नहीं आया है। हो सकता है कि इसका प्रभाव देखने को मिले कि वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं हो पा रहा है। अभी भी लोग डर रहे हैं। इतने सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाने के बावजूद स्थिति बहुत अच्छी नहीं हुई है। इसके अलावा कुमार चंदन जी लिखते हैं कि क्या हाल है, ठीक है। राजकुमार सैनी लिखते हैं रंगरा का न्यूज नहीं दे रहे हैं वरुण सर। देखिए, रंगरा का अभी कोरोना का अपडेट बिल्कुल वैसा है ही नहीं। हम आज भी आपको अपडेट बता देते हैं, लेकिन कोरोना का अब जो है धीरे धीरे प्रभाव कम होता जा रहा है। इसलिए हम ज्यादा समय उस मुद्दे पर नहीं बर्बाद करके, नहीं देकर, हम कुछ अच्छे चीजों पर भी चर्चा करना चाहते हैं। हम अपने आपके साथ, अपने क्षेत्र के लोगों के साथ। चंदन संघ लिखते हैं गुड नाइट। भाई आपके लिए गुड नाइट, हमारा तो अभी शुरू हुआ है। नीतीश कुमार गुड, थैंक यू। नीतीश कुमार थैंक यू। कन्हैया कुमार जी हैं, शेयरर हैं, लिखते हैं नमस्ते सर, नमस्ते। ललन झा जी टॉप फैन हैं, शेयरर हैं, लिखते गुड इवनिंग वरुण जी, गुड इवनिंग। ललन झा जी आज थोड़ा सा लेट हुआ, आज मौसम ठीक नहीं था, कनेक्शन को लेकर काफी दिक्कत हो रही थी, तो इसीलिए थोड़ा सा विलंब हुआ है। और कोमल भगत लिखते हैं गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नाजिर अंसारी हाय हाय। रोशन कुमार हाय हाय आपको भी। और जितने लोग भी जुड़ते जा रहे हैं ना, सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आपको सबसे पहले अब हम बताते चले कुछ मुख्य रूप की बातें जो मुख्य रूप से आपको जाननी चाहिए और अभी जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आप ये जान जाए कि अब नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल की
जो जिस तरह से वर्तमान में स्थिति है पिछले से बहुत अच्छी है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि अब वहां की व्यवस्था को जिस तरह से दुरुस्त किया जाए, तो आम लोग भी अब जुड़े, अस्पताल से जुड़े, वहां जाकर जानकारी लें और वहां भी भरोसा बनाएं। अब वहां की स्थिति वैसी नहीं रही, हर दिन परिवर्तन हो रहा है। और चूंकि गीता में ही कहा गया है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, तो ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। आइए सबसे पहले हम कोरोना की चर्चा कर दें, तो आपको बताते चलें कि आज नौगछिया में आरटीपीसीआर से 221 लोगों की जांच हुई है, सैंपल लिया गया है। एंटीजन से 244 लोगों का लिया गया है और एक भी कोरोना पॉजिटिव नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल से नहीं मिला है। जबकि 4 स्थानों पर जो है कैंप लगाया गया। सैंपलिंग एक्सप्रेस का 4 गाड़ी जांच के लिए निकला, नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में जांच किया गया, स्टेशन पर जांच किया गया और एक भी पॉजिटिव नहीं मिले। इसके और जो है एक भी पॉजिटिव केसेस जो है आज नौगछिया अनुमंडल क्षेत्र में नहीं आया है। नौगछिया अनुमंडल अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार आज एक भी पॉजिटिव नहीं मिला है। तो धीरे धीरे अब कोरोना का प्रभाव भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। इसलिए भी हम अब ज्यादा समय कोरोना पर उसके डिस्कस पर नहीं देना चाहते हैं। हालांकि हम आपको बताते चले कि इसका प्रभाव समाप्त नहीं हुआ है, कोरोना का प्रभाव समाप्त नहीं हुआ है। जितने लोग भी जुड़ते जा रहे हैं, सुनीता कॉस्मेटिक, राजीव कुमार गुप्ता, शोरी कुमारी जी, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, प्रवीण कुमार, अभिनव कुमार महतो, सबों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का भी टॉपिक काफी विशेष है, इस पर वार्तालाप अब शुरू करेंगे हम लोग। तो अब कोरोना का जो प्रभाव है वो धीरे धीरे काफी कम होता जा रहा है। लेकिन एक जो सबसे बड़ी चीजें हैं जो मैं आपको बता दूं, वो है वैक्सीनेशन। अभी भी वैक्सीनेशन को लेकर अफवाह का बाजार गर्म है। अभी भी लोग वैक्सीनेशन कराने में उतना इंटरेस्टेड नहीं है, अभी भी लोगों में डर है। तो ये काफी ज्यादा आवश्यक है कि अभी भी लोग जो है जागरूक होकर लोगों को जागरूक करें और उन्हें इसके लिए जो है प्रोत्साहित करें, उन्हें समझाएं, बुझाएं, उत्साहित करें और जो वैक्सीनेशन लिए हैं उनको प्रोत्साहित करें। तो आज वैक्सीनेशन जो है 18 से अधिक साल का 60 हुआ है, 45 साल से अधिक लोगों में 10 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। तो वैक्सीनेशन की जो संख्या है, इसके अलावा टीका एक्सप्रेस से एक वैन से 40 लोगों का, भी दूसरे एक्सप्रेस वैन से 30 लोगों का, तो आज जो है कुल 70 इधर और 70 140 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि अब वैक्सीनेशन पर ज्यादा जोर दें सैंपलिंग से अधिक। आज का जो विषय है यह काफी ज्यादा शानदार है, क्योंकि अब हमारे क्षेत्र को जो जरूरत है वो है अच्छी शिक्षा के साथ साथ शिक्षा में अशुद्धि को हटाना। यानी कि आज सबों को पता है एक सबसे बड़ी जो समस्या है अपने क्षेत्र की, बिहार की, वो है भाषा का। कहीं ना कहीं न्यूज चैनल, हम लोग भी गलती करते हैं, भाषा की अशुद्धता और वर्तनी की अशुद्धता जो है कहीं ना कहीं पढ़ाई शिक्षा पर भी सवाल उठा देता है। तो इसलिए आज का यह विषय है, बिल्कुल हटकर विषय है। आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे हमारे साथ। इस आज के इसमें जुड़ेंगे हमारे साथ जो वर्तमान में कई स्थानों में जो है अलग अलग भाषा क्षेत्र में रहे हैं और अभी वो वर्तमान में आसाम में है, और उनसे जानेंगे कि वो, चूंकि उन्होंने पढ़ाई यहाँ से की है, नौगछिया के बेटे हैं और नौगछिया क्षेत्र में उन्होंने पढ़ाई किया है, तो कैसी कैसी विडंबना और स्थिति अभी उत्पन्न होती जा रही है, इस पर हम वार्तालाप करेंगे। तो आज हमारे साथ अब मैं अपने इस एंकर चैट में जोड़ने जा रहा हूँ, हार्दिक अभिनंदन के साथ मैं जोड़ रहा हूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं विभूति भूषण जी, हार्दिक स्वागत है विभूति जी। मैं वरुण बाबुल लाइव एंकर चैट से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। नमस्कार, प्रणाम जीएस न्यूज के सारे व्यूअर्स को, सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। कैसे हैं आप तो आसाम के क्षेत्र में हैं, तो बिहार के लोग तो हर राज्य में हैं, विदेश में हैं, अभी आप आसाम क्षेत्र में हैं, कैसा लग रहा है आपको? मैं पिछले 12 वर्षों से बिहार से लगभग बाहर ही हूँ और हिंदी क्षेत्र में ही मैं
पिछले 12 वर्षों से हूँ, लेकिन जी अपने क्षेत्र के लोगों की जानकारी, वहाँ का समाचार आपके न्यूज चैनल से के माध्यम से या ऑनलाइन अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से प्राप्त होता है, तो लगभग जुड़ा हुआ ही कह सकता हूं मैं। सुबह सुबह 15 मिनट तो कम से कम मैं रोज अपने क्षेत्रों के खास करके कोरोना से संबंधित और रोड एक्सीडेंट से संबंधित और क्राइम न्यूज से संबंधित ये चीजें रोज देखता ही हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल के पाठक हैं, इसके अलावा आप क्षेत्र से जुड़े हुए रहते हैं। आज का जो विषय है वो एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। आपकी पढ़ाई शैक्षणिक नौगछिया में हुई है और आपको इस चीज का काफी ज्यादा अनुभव होगा कि अशुद्धता के कारण भाषा का क्या प्रभाव पड़ता है नौगछिया से बाहर निकलने पर, भागलपुर से बाहर निकलने पर, खासकर बिहार से बाहर निकलने पर। तो ये भाषा का प्रभाव क्या है आपकी नजर से? देखिए, एक बात आप सबसे पहले मान लें कि बिहार में जो शिक्षा का स्तर है जी वो अन्य जगह से बहुत बढ़िया है। जी बिहार में हम लोगों को जिस प्रकार की शिक्षा दी गई, हम जी लोगों के जमाना में बेंच डेस्क नहीं हुआ करता था। जी हम लोग घर से चटाई ले जाते थे, और चटाई तो सभ्य भाषा में हमने बताया आपको, उसको जी बोलते ना, वो जूट का जी बोरा। बोरा ले जाते जी थे और उस पर बैठते थे। जी अभी की जो शिक्षा है वो स्टैंडर्ड शिक्षा, विदेशी शिक्षा नीति के तहत उस प्रकार की शिक्षा हो गई है कि बिना टाई के लोग बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, वो अप्रतिष्ठा समझते हैं अपनी। तो हम लोगों के जमाने में जो शिक्षा थी और आज की जो शिक्षा है, वो जी शिक्षा देने की जो व्यवस्था है वो भिन्न हो गई है। जी और बिहार के लोग पूरी दुनिया में हैं, इस बात को आप माने कि बिहार में शिक्षा का स्तर अभी भी बहुत ऊंचा है और जी विद्यार्थी बहुत मेहनत करते हैं। जी। तो विभूति जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि आप नौगछिया के हैं, तो नौगछिया में तो सबसे ज्यादा ये अंग की धरती है, कर्ण की धरती है, सती बिउला की धरती है, तो अंगिका से जुड़ा हुआ है, जिसे हम लोग ठेठी भी कहते हैं। तो एक ठेठी ज्यादातर उपयोग करने वाला और हिंदी का मिक्सअप करने वाला, बाहर में क्या हिंदी को भी लेकर दिक्कतें होती है। आप लगभग 10-12 साल से जब बिहार से बाहर हैं, तो आपने तो विभिन्न राज्यों के अलग अलग भाषा से जो है आपने यह भी देखा होगा कि क्या प्रभाव पड़ता है हमारी हिंदी का, या हम जो अपना हिंदी बोलते हैं कहीं ना कहीं हमारे में बिहारी टोन है, भागलपुरी टोन है, जो अभी भी सामने वाले को पता चल जाता है कि हम बिहार से हैं या कहीं और से हैं। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जी बिहार के पानी में ही वो बात है। जी हम पूरी दुनिया में कहीं चले जाएं, चाहे यूरोपियन कंट्री चले जाएं, अमेरिकन अमेरिका चले जाएं, लेकिन जी बोलने का जो किस शब्द पे, जी आप उदाहरण के तौर पर देखें कि अगर आपको कोई साधारण सा, आपको अगर कोई कहे जी कि वरुण बाबू, तो बिहार में आपको कहेगा लोग वरुण बाबू। आप थोड़ा सा बगल हो जाएंगे तो आपको कहेगा बोरून बाबू, अच्छा वो बौ पर ज्यादा प्रेशर देगा। जी तो ये जो भाषा की विविधता है, ये बिहार में कहते हैं कि 20 किलोमीटर पार करेंगे आपको नई भाषा मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल मैं इसे बिल्कुल। भाषा की समृद्धि समझता हूं, और अंगिका कोई कमजोर भाषा नहीं है। जी बहुत लोग ये मानते हैं, इवन अपने अंगिका भाषी लोग मानते हैं कि अगले 100 वर्षों में अंगिका समाप्त हो जाएगी। मैं जी ऐसा नहीं मानता। जी मैं मानता हूं कि कोई भी भाषा ऐसे समाप्त नहीं होती। जी आप थोड़ा सा, आपको पीछे चलना पड़ेगा। जी जिस समय लिखने की व्यवस्था नहीं थी जी और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में सिर्फ बोल के, सुना के जी कहानियां बताई जाती थी, अपने ढेर सारे धर्म ग्रंथों को सिर्फ अगली पीढ़ी को याद करवा के लोगों को तैयार किया गया, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्रमशः
शताब्दियों से चली आ रही है। जी तो कोई भी भाषा इतनी जल्दी समाप्त नहीं होती है। हाँ, ये है कि हम बिहारी बाहर जाके तुरंत प्रयास करते हैं कि हम अपना बिहारी पना जो है बोलने में, जो बोलते हैं ना बिहार का कि ये बिहारी टोन है, जी उसको जी हम लोग 6 महीने में समाप्त करना शुरू कर देते हैं। चाहे हम जी कहीं चले जाएं, हम तुरंत उसकी भाषा को, उसके टोन को, उसको, चूंकि अपने मन में ये भाव बैठ गया है कि अपनी भाषा 19 है। जी इस भाव से जब तक बाहर नहीं आएंगे तब तक कैसे आप अपनी भाषा को और अपने को समृद्ध करेंगे। तो कहीं जी से कोई कमजोर नहीं है। हाँ, दिखावा जरूर आ गया है, इसमें इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और जिस प्रकार से अंग्रेजी का वैल्यू बढ़ा है, या जिस प्रकार से अंग्रेजी जीवन यापन का लोगों का साधन बनते जा रहा है, हम अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल में पढ़ाते हैं, तो उसका तो असर होगा ही धीरे धीरे। बहुत परिवार ऐसा है जो अपने बच्चों से हिंदी में बात नहीं करते, बच्चों से अंग्रेजी में बात करते हैं, तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही। जी अभी भी जो एक बड़ा विषय है वो है वर्तनी अशुद्धि का। आप मानते हैं इस चीज को कि हमारे क्षेत्र और यहाँ के जो परीक्षा मतलब विद्यार्थी होते हैं शुरुआती में वर्तनी अशुद्धियां भरी रहती है। आप मानते हैं कि हिंदी में यहाँ जो है ज्यादातर लोग बोलकर ही लिखना शुरू करते हैं, तो जो बोलते हैं वही लिख देते हैं। और और छोटे बच्चों में तो छोटे समय में शिक्षकों का ही ध्यान, शिक्षकों का भी भरपूर ध्यान रहता है, लेकिन जिस तरह से वो आगे बढ़ता है वो थोड़ा थोड़ा इग्नोर करने के कारण ही बहुत सारा बच्चा वर्तनी की हिंदी में खासकर, अभी भी इंग्लिश मीडियम के बच्चों की स्थिति होती है कि अगर उन्हें कह दिया जाए कि लीची लिखिए तो वो पूछता है मम्मी से, मम्मी इधर वाला दीर्घिकार दें कि इधर वाला दें। यानी इस बच्चे को मतलब हर्षिकार और दीर्घिकार वो बोल नहीं पाता है या उस तरह का उच्चारण नहीं कर पाता है। तो वर्तनी अशुद्धि भरी रहती है आज के भी इस पढ़ाई में। आप मानते हैं इस चीज को? बिल्कुल, मैं मानता हूं कि वर्तनी की अशुद्धि जो है जी वो दिनों दिन बढ़ रही है। जी आपको जानकर आश्चर्य होगा, जी इस देश में जी हिंदी की जो 3 सबसे बड़ी पत्रिका है, बड़ी जी पत्रिकाएं हैं हिंदी में, जी जिसको आप सर्वोत्तम 3 पत्रिकाएं कहेंगे, उसमें चंद्र बिंदु और अनुस्वार जी वो समाप्त हो गया। जी नई पीढ़ी के लोग चंद्र बिंदु जानते नहीं, और अगले 5 से 10 साल में ये दोनों चीजें समाप्त हो जाएंगी। जी इसके मूल कारण में यह है, जी हम लोग जब अपने विद्यार्थी जीवन में थे, जी उस समय जी बाजार में टाइप इंस्टीट्यूट हुआ करता था। जी लोगों को यह पता था कि इसमें टाइपिंग का काम चलता है, जी और अपने बच्चों को लोग कहते थे कि जाओ 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना टाइपिंग सीख लो, नौकरी मिलने में सुविधा होगी, जी कम से कम क्लरिकल जॉब, लिपिकीय कार्य कर पाओगे। जी और वो टाइपिंग इंस्टीट्यूट आज सब समाप्त हो गया। बिल्कुल आज बिल्कुल। सबके एक हाथ में नौगछिया में मोबाइल है। एक चलता था वो भी समाप्त हो गया, कब का कब, बहुत पहले ही अभी बंद हो गया। गूगल आ गया, जी आप बिल्कुल गूगल पर अंग्रेजी में लिखते हैं और वो हिंदी में आता है, बिल्कुल आप बोलते हैं हिंदी में, वो उस पे टाइप होता है। तो अब आप कहां से अपनी हिंदी और वर्तनी को ठीक करेंगे? हर सही और दीर्घई। मैं एक छोटी सी बात बताता हूं अपने बचपन की, जी कि जी एक बच्चे ने चीनी में जी चौहर्षिकार नौहर्षिकार चीनी लिखा। जी तो हमारे एक शिक्षक हुआ करते थे, नवल बाबू, जी उन्होंने उस बच्चे को रोका जी कि चौहर्षिकार नौहर्षिकार कैसे लिखा रे, जी चौदीर्घिकार नौ दीर्घिकार क्यों नहीं लिखा? जी तो बच्चे ने कहा कि मास्टर साहब, हमरा काकी सिखैने थे। जी तो मास्टर साहब ने उसको, बच्चे को बताया कि चौदीर्घिकार नौ दीर्घिकार चीनी होता है, जी और कल जाके काकी को बताओ। जी तो वो जब घर गया तो उसने अपनी काकी को बताया, तो काकी ने कहा कि
चौहर शिकार नौहर शिकार लिखने से की होते, चिन्नी कम मिठो भेजते की आबे चले जी आबे चले छे जी तो ये जो अब चलता है वाली व्यवस्था आ गई है। जी अभी आप फेसबुक पर जाएं, जी आपको दिन भर में 5,000 कविताएं मिलेंगी, जी 2,000 आपको कहानियां मिलेंगी, आलेख मिलेंगे। आपको चंद्र बिंदु और अनुस्वार ढूंढना पड़ेगा, आप किसी को बोल नहीं सकते हैं। और इतना लाइक और इतना वाह वाह उन रचनाओं को मिलती है जो बता नहीं सकते, और कोई भी व्यक्ति कमी बताना नहीं चाहता है। इसलिए कि अगर किसी ने कमी, जैसे ही उसकी कमी को बताएगा, उसको वो व्यक्ति ब्लॉक करेगा, 10 गाली देगा, सोशल मीडिया पर गाली देगा। तो वर्तनी की अशुद्धि पर मेरा ये कहना है कि नए लोग हिंदी का व्याकरण अवश्य देखें। गूगल पर आप आश्रित न रहें कि वो जो बता रहा है वही सही है। आप अपने पुराना साहित्य देखें, बहुत ज्यादा पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। और वर्तनी की अशुद्धि एक बार सिर्फ सुधार लेंगे, एक बार जब कंसेप्ट समझ में आ जाएगा फिर कोई त्रुटि नहीं होगी। आप नौगछिया हाई स्कूल से पढ़ाई किए हैं और नौगछिया हाई स्कूल का एक क्षेत्र रहा है। कुछ ही दिन पहले जो पूर्व प्रधानाध्यापक थे प्रेम बाबू, उनका वो दिवंगत हो गए। आज मैं पुनः इस कार्यक्रम से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। और उनका मैंने जब उनका धरोहर में लाइव इंटरव्यू लिया था, वो अभी कुछ ही दिन पहले, महज कहा जाए तो जीवन के अंतिम क्षण में, मैं एक अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मैंने उनका इंटरव्यू लिया। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी चीज कही थी कि काम करने के साथ साथ काम की सफाई होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। यानी बहुत ज्यादा बच्चे को पढ़ा देना बहुत बड़ी बात नहीं है, कम ही पढ़ाया जाए लेकिन पूर्णतया शुद्ध पढ़ाया जाए तो वो ज्यादा विशेष है। जी, मैं उन्हें नमन करता हूं और मेरा सौभाग्य रहा है कि वो मेरे प्रधानाध्यापक रहे हैं। उन्हें राष्ट्रपति महोदय से भी पुरस्कार मिला था, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। और उनको मैंने कभी किसी भी विद्यार्थी पर गुस्सा होते नहीं देखा। वो हमेशा बच्चों के साथ वो शिक्षक वाला व्यवहार ही नहीं करते थे। एकदम लगता था कि वो गार्जियन है। और उनका जो पढ़ाने का तरीका होता था, वो सबसे पहले पुस्तक बंद करवा देते थे। उनका कहना था कि पुस्तक देख के क्या पढ़ाएंगे और तुम पुस्तक देख के क्या पढ़ोगे, तुम चेहरे को देखो। हम जो कहते हैं वो सिर्फ सुनो। और वो जो पढ़ाते थे, उनका जो पढ़ाने का अंदाज था, वो अगर 15 मिनट पढ़ाते थे तो वो 2 घंटे के बराबर था। हालांकि उनका वर्ग करने का मुझे अवसर ज्यादा नहीं मिला, लेकिन वो शाम में, चूंकि मैं कुछ दिन हॉस्टल में भी रहा था, तो हाई स्कूल के मैदान में हम लोग बैठते थे और उनको हम लोग घेर लेते थे और उनसे किसी भी विषय पर हम लोग चर्चा करते थे। और वो हम लोगों को सिर्फ स्कूली ज्ञान नहीं देते थे, व्यवहारिक बात भी बताते थे। और जब हमने उनके देहावसान की बात आपके चैनल के माध्यम से जब हमने सुनी तो बहुत दुख हुआ और मैं उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं, नमन करता हूं। बहुत अच्छी तरीके से आप समझा रहे हैं। सभी पाठक जुड़े हुए हैं, सुमित कुमार, बालकृष्ण कुमार, अनंत कुमार, पिंकी मिथिलेश खान जुड़े हुए, बहुत सारे पाठक हैं। मेरा निवेदन होगा कि आप लोगों के पास भी कोई अगर आज के विषय से संबंधित सवाल हो तो आप बिल्कुल खुलकर लिखें, हम जरूर इनसे पूछेंगे। और हमारे पास भी सवाल है, हम भी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आप भी खुलकर अपनी बातें लिखें हमारे क्षेत्र के लिए और अपने जो वर्तमान में शैक्षणिक व्यवस्था से जुड़ी हुई चीजें हैं वो इनसे हम जरूर पूछेंगे।
अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपका जो है मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जिस तरह से टीम ने हमारी जानकारी उपलब्ध करा के दी है कि विगत कुछ वर्षों में आपकी जो है आपका एंट्री साहित्य क्षेत्र में हुआ और बहुत कम ही समय में आप राष्ट्रीय से अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चले गए। अभी आपके पास विदेशों से भी जो यहाँ के रहने वाले हैं और वो हिंदी से जुड़े हुए हैं, हिंदी को पसंद करते हैं और बहुत बेतहा प्यार करते हैं भाषा से, तो वहां से भी वो अपनी कहानी कविताएं आपको भेजती हैं और लगातार आप किताब जो है आपकी मार्केट में आनी शुरू हो गई। मैं सबसे पहला सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, एक सवाल बनता है पहले कि ये साहित्य क्या है जो अभी के लोगों को पता नहीं है। सिर्फ कहा जाता है ये साहित्य की है। क्या मैंने एक किसी पर कविता लिख ली और मैं साहित्यकार हो गया? क्या मैंने अपने मन की बातें लिख दी और मैं अपने आप को साहित्यकार समझूं? क्या उसके लिए कोई डिग्री लेना आवश्यक है? यानी ये साहित्य क्या है? सर्वप्रथम हम लोगों ने अभी तक सिर्फ यही जाना है कि विषय से संबंधित जिसकी लिखावट हो, लिखी जाए, वो साहित्य की कहलाता है। लेकिन पहला सवाल ही है कि ये साहित्य क्या है? जी देखिए, साहित्य की परिभाषा समय के प्रवाह में साहित्य की परिभाषा बदलती रही है। जी सबसे पहले आपको जब प्रारंभ से इसको समझना पड़ेगा। जी पहले साहित्य सिर्फ वो था जो लिख के रखी जाती थी। जी बाद में जब बोल के जब उसे संरक्षित रखने की व्यवस्था हुई तो फिर वो भी साहित्य में जोड़ लिया गया। जी फिर जब यूरोप में प्रेम प्रसंगों पर जब ढेर सारी चर्चाएं होने लगी, नाटक लिखे जाने लगे, फिर उन नाटकों को उसमें शामिल कर लिया गया। जी आप आज साहित्य का अर्थ ये न समझे जो कुछ लिखी जाए वही साहित्य है, ऐसा आज के समय में नहीं रह गया है। साहित्य की परिभाषा अभी लिखित, ध्वनि माध्यम, दृश्य के माध्यम से हर चीज को अभी साहित्य में समाहित कर लिया गया है। जी तो आप इन सारी विधाओं को साहित्य में आपको जोड़ के देखना पड़ेगा। आज वो सारी चीजें साहित्य के अंतर्गत आ गई हैं। साहित्य, आप ऐसा भी कह सकते हैं कि साहित्य ने अपना विस्तृत समय के हिसाब से अपना विस्तृत रूप धारण कर लिया है। साहित्य का फैलाव बहुत ज्यादा हो गया। जी तो अगर इस तरह की बात है तो मतलब कि अगर मान लीजिए तो आप सबसे पहले अभी के वर्तमान में साहित्य का क्या योगदान है अपने देश में और इस शिक्षा के क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में? अगर सीधे सीधी पूछें तो मेरा एक है कि आज के समय में साहित्य का क्या रोल होगा, क्या रोल है? देखिए, साहित्य थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसको गहराई से। साहित्य का रोल क्या है? आज साहित्य का रोल सबसे ज्यादा है। जी कोई भी व्यक्ति, मैं साहित्यकार नहीं हूं, मैं पाठक हूं, मैं पढ़ता हूं। मैंने अपनी 8वीं क्लास तक में लगभग 500 पुस्तकों को मैंने पढ़ लिया था। जी और उस दिन से जो पढ़ने की आदत लगी वो आज तक मैं पाठक ही हूं। जी तो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि निजी जीवन में साहित्य का क्या प्रभाव पड़ रहा है। सत्ताएं कुछ गलती करती है, साहित्य दिखाता है। कहा गया है कि साहित्य जो है वो समाज का आईना है। समाज में जो घटित होगा साहित्य उसे दिखाएगा। जी बिल्कुल। आज सिर्फ साहित्य ये नहीं रह गया है। आज साहित्य समाज को नकारात्मक चीजों से बचाव करने का रास्ता दिखाती है, जी सकारात्मक चीजें दिखाती है। जीवन में जब आप दोराहे पर खड़े होते हैं, आपको जीवन में क्या निर्णय लेने चाहिए, वो निर्णय लेने की बात साहित्य बताता है। जी आपको किसी भी मुश्किल घड़ी में जब आप बहुत परेशान होते हैं, मानसिक रूप से बहुत परेशान होते हैं, तो
साहित्य आपको वहां से वापस लाता है। आप अगर समय दें तो मैं 30 सेकंड में एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप आज का चूंकि ऐसा ही विषय ही है कि हमारे पाठकों को भी काफी आनंद आ रहा है एक और सबका एक व्यक्ति, और सभी लोग शांतिपूर्ण होकर सुन रहे हैं। नहीं तो अभी सवालों का बौछार लग जाता है, लेकिन सभी लोग प्रेम पूर्वक सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सबों को यह विषय और आपकी बातें जो है वो बेहद पसंद आ रही है। जी मैं एक छोटी सी घटना का जिक्र करता हूं। जी एक व्यक्ति अपने जीवन में निराश हो गया जी और उसे लगा कि अब वो कुछ नहीं कर सकता। जी उसके स्थान से कुछ दूरी पर एक बहुत ऊंची पहाड़ी थी और जहां से सीधे नीचे गिरने की व्यवस्था थी। जी और जिनको आत्महत्या करना होता था वो उस पहाड़ी की चोटी पर वहां जाके वहां से छलांग लगाता था और सेकंड में मर जाता था। जी वो व्यक्ति अपने जीवन से निराश हो गया, कुछ भी नहीं हो सकता। वो आत्महत्या के की इच्छा से उस जी पहाड़ी पर ऊपर चढ़ गया जी और उस जगह चढ़ते चढ़ते उसकी सांसें फूल गई। जी तो सोचा कि मरना ही है। जी 2-4 मिनट 5 मिनट बैठ के, हवा कुछ ठंडी आ रही थी, थोड़ा सा सुस्ताल है। जी तो वो बैठा हुआ था तो बगल के पत्थर पे जी कुछ लिखा हुआ था जो बारिश के कारण उस पे थोड़ा सा उस पर काई जम गई थी। जी तो सोचा अरे इसके ऊपर कौन आके लिखेगा, यहां तो लोग मरने आता है, बहुत तंग आदमी आता है, थोड़ा पढ़ के जी देखें। जी तो उसने उसको हाथ से मिटा के देखा तो उसमें जी लिखा हुआ था कि आप तो जीवन से निराश होके यहां मरने आए हैं, जी ठीक है, मर जाइएगा। जी मैं तो पत्थर हूं, निर्जीव हूं, मैं जी नहीं रोकूंगा, जी लेकिन मरने से पहले नीचे थोड़ा सा पढ़ लें। जी उसके नीचे लिखा हुआ था जी कि एक मौका मैं आपको देना चाहता हूं, जी आप पुनः अपने स्थान पर जाएं जी और इन चीजों को आजमाएं जो नीचे लिखी हुई है। जी पहली पहली बात, आप ईश्वर को कहें कि हे ईश्वर, जिस किसी को भी मानते हैं, जिस धर्म संप्रदाय के आप हैं, जी अपने ईश्वर को कहें कि हे ईश्वर, आप मुझे गिव मी द स्ट्रेंथ, आप मुझे शक्ति दें जी कि जो मैं बदल सकता हूं उसे मैं बदल दूं। जी पहली बात गौर से सुनेंगे। जी जिस चीज को मैं बदल सकता हूं, हे ईश्वर आप मुझे शक्ति दें कि जिस चीज को मैं बदल सकता हूं उसे मैं बदल दूं। जी दूसरी बात लिखी थी कि हे ईश्वर गिव मी पेशेंस, जी हे ईश्वर आप मुझे सहन शक्ति दें कि जिसे मैं नहीं बदल सकता जी उसे मैं उसी रूप में स्वीकार कर लूं। जी और तीसरी बात लिखी थी कि हे ईश्वर आप मुझे बुद्धि दें, गिव मी विजडम, आप मुझे बुद्धि दें कि मैं ये तय कर पाऊं कि क्या मैं बदल सकता और क्या मैं नहीं बदल सकता। जी और इन 3 बातों को लेके आप पुनः अपने स्थान पर वापस जाएं और 1 वर्ष इन बातों को आजमाएं। अगर जीवन में परिवर्तन ना आए तो इसी तारीख को अगले साल आके आप यहां पर आत्महत्या कर लें। जी और वो व्यक्ति वहां से वापस आया और उसने इन 3 बातों को अपनाया। कौन सी 3 बातें, फिर से दोहराता हूं मैं। जी पहली, हे ईश्वर आप मुझे शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए कि जिस चीज को मैं बदलना चाहूं उसे मैं बदल दूं। जी दूसरा, हे ईश्वर आप मुझे सहन शक्ति दीजिए कि जिस चीज को मैं नहीं बदल सकता हूं जी उसे मैं उसी रूप में स्वीकार कर लूं। जी और तीसरी कि हे ईश्वर आप मुझे बुद्धि दीजिए जिससे मैं ये समझ पाऊं कि किसे मैं बदल सकता, किसे मैं नहीं बदल सकता। और वो व्यक्ति दुनिया का
सबसे बड़ा स्टील का बहुत बड़ा कारोबारी बना। मैं उस व्यक्ति के इंडिविजुअल नाम और उसमें नहीं जाना चाहता। तो वो जो पत्थर के शिलालेख पे जो ये बातें लिखी हैं जी वो साहित्य है। जी साहित्य सिर्फ वो नहीं है जो किताबों में लिखी हुई है और पढ़ते हैं। मैं अपने पड़ोसी दिवंगत स्वर्गीय झकसू साहू जी का नाम लूंगा। ठीक। वो बनाते थे जूट से, वो रस्सी बनाते थे। वो लिख पढ़ नहीं सकते और उन्होंने हमें सवैया सिखाया, उन्होंने जी हमें अढ़ैया सिखाया। आज के जी बच्चे से आप पूछ लें कि अढ़ाई किसको कहते हैं तो उसे समझ में नहीं आएगा। हम लोगों को जी सवैया अढ़ैया का पहाड़ा पढ़ाया गया जी और वो व्यक्ति हमें पढ़ाते थे जो खुद लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। जी तो साहित्य ये है, समाज को आईना दिखाए, समाज को सही रास्ते पर लाए। और इसी से आप सत्ता को भी जोड़ सकते समाज के साथ, क्योंकि सत्ता भी तो समाज का ही एक अंग है। जी। मेरी नजर में यही साहित्य। क्या बात है, बहुत ही लाजवाब तरीके से आपने जो है उल्लेख किया है। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और बहुत सारे कमेंट आते जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रियाएं आती जा रही है। और मैं एक तरफ से मैं आप लोगों से एक निवेदन करूंगा कि जितने लोग भी प्रतिक्रिया लिख रहे हैं, अगर मैं एक बार में नहीं पढ़ पा रहा हूं, क्योंकि आज का जो विषय है वो काफी बेहद जरूरी है, ना सिर्फ आपके लिए, ना सिर्फ हमारे लिए, बल्कि क्षेत्र के लिए और जो लोग देख रहे हैं उनके लिए भी। इसीलिए ये काफी गंभीर विषय है, गंभीर मुद्दा है, जिस पर कि आपको समय देकर एक बार वीडियो को देखना आवश्यक है और विभूति जी की बातों को एक बार सुनना बेहद आवश्यक है, क्योंकि इन्होंने उन चीजों को देखा है। और आगे भी हम वार्तालाप करेंगे। सोनी कुमारी जुड़े हुए, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। अंशुमान सिंह जी जुड़े, गुड इवनिंग एवरीवन। और अंशुमान सिंह लिखते हैं बहुत ही अच्छे मुद्दे पर चयन किया गया है। और पिंकी मिथिलेश खान जुड़े हुए, थैंक यू। नीरज जी नमस्कार। और चंदा झा जी जुड़ी हुए हैं, धन्यवाद। अमरनाथ जी आज जी लिखते हैं जीएस न्यूज पर समय देने के लिए विभूति भूषण जी का हृदयवार एवं धन्यवाद। सौभाग्य से इनके द्वारा संपादित पुस्तक अवली इन्नर 12 पुस्तक पढ़ने का मौका मिला। उत्कृष्ट प्रस्तुति के लिए साधुवाद जी, इन पर भी चर्चा करेंगे। नीरज राज लिखते हैं बहुत सुंदर कहानी, अच्छा लगा, पत्थर पर लिखी कहानी, बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि आप इसे गूगल कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक पत्थर वाली कहानी किसकी थी। एक साहित्यकार, एक लिटरेचर का जो आदमी होता है, वो किसी भी भाषा का हो, कहीं ना कहीं उन्होंने जो पढ़ा है, वो सुना है, वही उनके जुबान से निकलता है। अगर वो किसी की भी कहानी बता रहे हैं ना, अगर वो पहले कह दें कि मन गढ़ंत भी कहानी है, तो आप निश्चित रूप से हो जाएं कि बाद में वो किसी न किसी एक बहुत बड़े मार्गदर्शक, राइटर या आदमी हो, कोई भी हो, उसी से जुड़ी हुई कहानी होगी। मैंने यह बहुत बार देखा है। हालांकि मुझे काफी अनुभव नहीं है कि मैंने साहित्य के लोगों का मैंने इंटरव्यू लिया है या उन्हें मैंने आमंत्रित किया है, लेकिन मैंने विभूति जी को आमंत्रित किया, मैंने यह सोचकर कि अब हमारे क्षेत्र को इसकी काफी ज्यादा जरूरत है। इसके अलावा सुनीता कॉस्मेटिक जुड़े हुए हैं, लिखते हैं ऑनलाइन शिक्षा भी वर्तनी की अशुद्धि में सहायक हो गई है, खासकर हिंदी और गंभीर समस्या। जी बिल्कुल, सुनीता कॉस्मेटिक आईडी से जो लिख रहे हैं, जी बिल्कुल, यही कारण है कि आज हम इस मुद्दे पर ही बात कर रहे हैं। आपके ये सवाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा जो है शिव शंकर जी लिखते हैं गुड इवनिंग वरुण बाबुल जी, नमस्कार नमस्कार आपको। ललन झा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शिव शंकर जी लिखते हैं कि शब्द और अर्थ का स्वभाव ही साहित्य कहलाता है। जी आपका भी परिभाषा बहुत अच्छा, धन्यवाद। शिव शंकर जी लिखते हैं नमस्कार विभूति भाई, नमस्कार। अनंत जी हेलो। और इसके अलावा जो है कोमल भगत जुड़ी हुई है, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। कुमार चंद्र स्कूल कब से खुलेंगे? तो अभी स्कूलों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए हम आपको किसी तरह की जानकारी नहीं दे सकते। कुमार चंदन जी टॉप फैन है हमारे पेज के, लेकिन आपसे हम निवेदन करेंगे कि लगातार आप देखते रहे। अभी कोई जानकारी नहीं है, इसलिए हम आपको जानकारी उपलब्ध नहीं करा पा रहे। मिथुन कुमार लिखते हैं नमस्ते नमस्ते भाई। और कुमार साहनी लिखते हैं कि रंगरा न्यूज डेली दीजिए। जी जरूर प्रयास करेंगे। बालकृष्ण जी लिखते हैं जी नमस्ते, बारिश कब तक होगा? देखिए वर्तमान में भी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपको बताते चलूं कि वर्षा मापक यंत्र की व्यवस्था नौगछिया अनुमंडल क्षेत्र में हो गया है, नौगछिया अंचल में हो गया है। तो ये कहीं ना कहीं खुशखबरी है कि अब मौसम और बरसात से संबंधित जानकारी नौगछिया प्रशासन से भी दी जा सकती है। ये बहुत अच्छी बात है। राजकुमार साइनी जी धन्यवाद। कोमल भगत लिखते हैं कि मेरे तरफ से आपको भी नमस्ते सर। अतुल कुमार क्या हाल है सर? ठीक है। इसके अलावा सुमित शर्मा जुड़े हुए हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी। प्रवीण कुमार हेलो, और राजीव कुमार गुप्ता लिखते हैं कोरोना रिपोर्ट्स का क्या? कोरोना का बिल्कुल हाल बेहाल है, ना कोई इज्जत रहा ना प्रतिष्ठा रहा, शून्य पर क्लीन बोल्ड है, इसलिए उस पर हम ज्यादा समय नहीं बर्बाद कर रहे हैं। इसके अलावा बाबू यादव जुड़े हुए हैं, सर पढ़ाई भी लॉकडाउन खुलेगा क्या? भी इनसे हम बातचीत करेंगे जरूर। और साहेब कुमार लिखते हैं बेस्ट स्टोरी। प्रेमराज लिखते हैं गुड इवनिंग। बहुत लोगों को आपकी कहानी बहुत पसंद आई। मैं अब बिना समय गवाए मैं चाहता हूं कि आपकी कौन कौन सी साहित्य की पुस्तकें आई है, क्योंकि जब आपकी बातें और आपकी कहानी ये काफी जो है पसंद आ रहा है, तो बिल्कुल हो सकता है कि आपकी कहानी और आपके किताब में भी आदमी को वो आनंद मिले। मैं चाहूंगा कि विभूति जी आप ये जानकारी दें कि कौन कौन सी पुस्तक आपने किस किस ढंग से लिखा है। जी देखिए, सर्वप्रथम मैं एक चीज आपको बता दूं जी कि मेरी जितनी भी पुस्तकें हैं मेरे संपादन में, जी किसी भी पुस्तक से मुझे कोई भी आर्थिक लाभ नहीं है। जी आर्थिक हानि है, जी लेकिन मैं हानि नहीं कहूंगा। जी वो हमारा उसके प्रति समर्पण भाव है, मेरी श्रद्धा है, और मेरा वो समर्पण है हिंदी साहित्य को। जी जब भी मैं परेशान होता हूं तो मुझे साहित्य संभालता है, जी और मुझे ही नहीं, जी इस कोरोना काल को, आपको क्या लगता है कि इस कोरोना काल को सिर्फ दूरदर्शन और टीवी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सिर्फ सोशल मीडिया सोशल मीडिया ने इंगेज करके रखा? नहीं। नहीं? अभी आप किसी से पूछें किसी पुस्तक के बारे में जी तो लोग कहेंगे कि अब कौन पढ़ता है, जी अब किताब कौन खरीदता है, जी अब तो सबके हाथ में मोबाइल है, सबके हाथ में इंटरनेट है, कौन पढ़ता है। जी मैं आपको दावे के साथ कहता हूं जी कि आज जितनी पुस्तकें बिक रही हैं, इतनी जी पुस्तकें पहले नहीं बिकती थी। हम जी लोग बचपन में किसी एक पुस्तक को खरीदने के लिए नाव पार करके भागलपुर जाते थे, तो उस समय जो उपलब्ध रहती थी वो पुस्तक खरीदते थे। कभी कोई परीक्षा देने के लिए कहीं चले गए तो वहां से पुस्तक खरीद के लाते थे। आज ऑनलाइन पोर्टल ने गांव गांव में पुस्तकों को पहुंचा दिया है। जी बिल्कुल। तो हमारी जो पुस्तकें हैं वो सर्वप्रथम मैंने बताया कि इससे मुझे कोई आर्थिक लाभ नहीं है। जी हमारा इसमें मेरी माताजी सहयोग करती हैं, पूरा खर्च मेरी माताजी उठाती हैं, मैं सिर्फ संपादन का कार्य करता हूं। जी मेरी माताजी ने मुझे कहा कि एक दिन 2018 में सरस्वती पूजा के दिन की एक पुस्तक निकाल दो, और उनकी बात पे मैं अभी तक 4 पुस्तकों का संपादन कर चुका हूं। जी मैं पूरे भारत से, या कहें कि पूरे विश्व के हिंदी साहित्य प्रेमी से अनुरोध करके उनसे रचनाएं लेता हूं, और उनमें से जी उत्कृष्ट रचनाओं का चयन कर अपने जी खर्चे पर निःशुल्क पुस्तक का प्रकाशन करता हूं, और जी रचनाकारों को निःशुल्क लेखकीय प्रति देता हूं। जी तो 4 पुस्तकें आ गई हैं। अवली, जी मेरी पुस्तकों के नाम थोड़ा सा आपको भिन्न लग सकते हैं, जी क्योंकि अवली का अर्थ होता है जी खेत से निकलने वाला पहला अनाज, जी फर्स्ट ग्रेन फ्रॉम एनी फील्ड। जी हमारे घर में आम का पेड़ होता है, तो सबसे पहले जब आम होता है तो हम लोग 5 आम पूजा के लिए रख देते हैं, जिसे पूजा में रख दो। तो वो जो जी 5 आम है उसे अवली कहते हैं, हिंदी का शब्द है। क्या बात है। जी उसमें 35 रचनाकार थे, और 20 स्थापित और 15 नए थे। क्योंकि हमारी मंशा है स्थापित लोगों के साथ नए लोगों को प्रमोट करना। जी जितनी भी बड़ी पत्रिकाएं हैं वो नए लोगों को नहीं छापते, जी तो नए रचनाकार को कौन देगा प्लेटफॉर्म। जी साझा संकलन अभी पूरा का पूरा व्यवसाय हो गया है। लोग जी रचनाकारों से पैसे लेते और उनकी रचना को छापते, तो जी उन पुस्तकों की गुणवत्ता नहीं रहती। जी उसके बाद दूसरी पुस्तक लाए इन्नर। जी इन्नर भी नाम थोड़ा सा आपको अलग लग सकता है। जी बिल्कुल। इन्नर
का अर्थ होता है, गाय जब बछड़े को जन्म देती है उसके बाद जो उसका पहला दूध होता है जी उस दूध को और उस दूध से बने मीठे पकवान को इन्नर कहते हैं। जी इन्नर बहुत बड़ी हिट रही थी। जी हालांकि वो प्रकाशक के लिए हिट, हमारी कोई भी पुस्तक अगर हिट होगी तो वो प्रकाशक के लिए होगी, चूंकि मुझे कोई आर्थिक लाभ इसमें नहीं है और ये मेरा शौकिया काम है साहित्य। तीसरी पुस्तक आई प्रभाती नाम से कविता संग्रह जी और चौथी पुस्तक आई 12 बाना। जी उसमें 12 रचनाकारों की रचनाएं हैं। जी अब 12 बाना को लोग जोड़ के देख रहे हैं कि उसमें 12 कहानियां हैं, 12 रचनाकार हैं, तो उस पुस्तक का नाम 12 बाना है। नहीं जी 12 बाना का अर्थ होता है प्योर, शुद्ध, खरा। अच्छा अब कोई उसको 12 बाण से समझते हैं कि ये 12 बाण है, 12 एरो, तो ऐसा नहीं है। अभी 2 पुस्तक और आ रही है, 51 कवियों की कविता, 51 कवियों का कविता संग्रह, और एक नई पुस्तक आ रही है चदरिया झीनी रे झीनी। इसमें भी देश के 12 रचनाकार होंगे। और जैसा कि नौगछिया के कुछ एक व्यवसायी हैं, वो व्यवसाय में इतने व्यस्त हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन अब महाराज जी परिवार से हैं जी, जुड़े हुए हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी आ चुकी है। कुछ देर में हम आपको उनकी प्रतिक्रिया भी जो है आम पाठकों के बीच रखेंगे जी। और हमारी पुस्तकों के पाठक जो हैं वो साहित्यकार नहीं है, साहित्यकार हमारी पुस्तकें नहीं लेते जी। साहित्यकारों को फोकट में पुस्तक चाहिए जी। तो हमारे पाठक उनके परिवार की गृहिणी हैं, हमारे पाठक बुजुर्ग हैं, हमारे पाठक कॉलेज जाने वाले बच्चे बच्चियां हैं। तो आप समझ लें कि उनके परिवार की गृहिणी कहानी पसंद कर रही है। एक मैं नाम लेना चाहूंगा। एक खास करके अपने बिहार की महिलाएं जो अलग अलग जगह आज हैं, एक लेखिका हैं रश्मि रवीजा जी, मुंबई में रहती हैं, बिहार की बेटी हैं जी। उनकी एक कहानी जी। अगर आप समय दें, मैं थोड़ा सा मैं बताऊं। बिल्कुल बिल्कुल। उनकी एक कहानी अपनी एक पुस्तक में है जी। कि एक महिला है जी। और वो घर की एक लड़की है, अपने घर की बहुत चुलबुली लड़की है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। उसका विवाह हो जाता है एक बड़े घर में और बड़ी बहू बन जाती है, तो पूरा परिवार उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है, उसी पर आश्रित हो जाता है। और वो महिला कभी देवर का सामान में, कभी पति के सामान में, सास ससुर की सेवा में, सुबह 5 बजे उठ के चाय देना, इतना व्यस्त हो जाती है कि अपना जीवन भूल जाती है। उसे एक पुत्र होता है, उस पुत्र को सारे लोग प्यार करते जी। वो महिला अपने लिए जी ही नहीं पाती जी। बाद में देवर का विवाह हो जाता है, देवरानी घर आती है, तो उसे लगता है कि शायद मुझे कुछ राहत मिल जाएगी देवरानी के आने से। और जब देवरानी आती है तो वो 8 बजे तक सो के नहीं निकलती। तो सास बड़ी पतोहू को कहती है, इसे कहती है कि तुम देवरानी को चाय और नाश्ता उसके कमरे में भिजवा दो। अब यहां से इसका स्त्री मन विद्रोह करता है कि हम इतने वर्षों से इतने लोगों का, इवन घर का पानी का टंकी का जिम्मेदारी, छोटी से छोटी चीज की जिम्मेदारी इसके पास है, गैस नहीं है, कौन देखे बड़ी बहू, हर चीज के लिए बड़ी बहू को ना अपने बच्चे के लिए समय है और ना अपने लिए समय है, और देवरानी को कोई कुछ नहीं कहता। तो बड़ी बहू निर्णय करती है एक दिन की जब तक घर में समस्या पैदा नहीं होगी तब तक समाधान नहीं निकलेगा। और वो बच्चे को लेके बाहर पार्क चली जाती है, टंकी में पानी नहीं है, और पार्क चली जाती है कि आज से आधा घंटा मुझे अपने लिए जीना है जी। सब अपने में व्यस्त है जी। और मुझे कोई देखने वाला नहीं है, मेरे लिए कोई सोचने वाला नहीं है, मैं खुद आज से सोचूंगी जी। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इस कहानी के लिए मैं उन्हें बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूं। और इस कहानी की चर्चा मैंने इसलिए की
कि इस कहानी के लिए मुझे 100 से ज्यादा फोन कॉल्स आए गृहिणियों के जी कि एक बेहतरीन कहानी आपने इसमें दी है और जी हम लोगों को भी कम से कम 15 मिनट अपने लिए जीना है। तो ये साहित्य की ताकत है। और मेरा मानना यह है कि अगर कोई भी पुस्तक, कोई भी कहानी अगर एक व्यक्ति को भी प्रभावित करती है तो वो रचना वहीं पर सफल हो जाती है। क्या बात है, लाजवाब। इसके अलावा बहुत लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है आपके बारे में, आइए उनसे उनकी भी प्रतिक्रिया देख लें। टॉप फैन है श्रीधर कुमार जुड़े हुए, लिखते हैं मोबाइल के युग में किताबें पढ़ना जैसे भूल ही गए थे, आपकी पुस्तकों को पढ़ने के बाद फिर से किताबों को पढ़ने का मन होने लगा। आपका हृदय से धन्यवाद अवली इन्नर 12 बाना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा जो है श्रीधर कुमार लिखते हैं कि 12 बाना कहानी का संग्रह बहुत ही सुंदर और समाजोपयोगी लगी, आपको हृदय से धन्यवाद। ब्रजेश झा लिखते हैं कि बहुत ही प्रेरक प्रसंग आपके द्वारा सुनाया गया विभूति भूषण जी, नौगछिया क्षेत्र के आप सही में विभूति हैं। इसके अलावा नीरज राज लिखते हैं बहुत खूब अनुकरणीय कहानी। और शुभम यादव शाही बाबा लिखते हैं कि गर्व से कहो हम बिहारी हैं। जीएस न्यूज के सभी कर्मठ साथियों को सराहनीय कार्यक्रम के लिए हार्दिक बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इसके अलावा बहुत लोग, मिथुन कुमार लिखते हैं गुड इवनिंग सर। और सुदीता कॉस्मेटिक से लिखते हैं कि मेरा मानना है कि साहित्य की सबसे खास बात यह है कि यह पढ़ने वालों को लिखने वालों में तब्दील कर देता है, यानी पढ़ते पढ़ते ही लोग लिखना शुरू कर देते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और इसके अलावा शिवशंकर लिखते हैं कि शब्द और अर्थ का सद्भाव ही साहित्य कहलाता है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लोगों की, बालकृष्ण कुमार लिखते हैं कि साहित्य का उद्देश्य हमारी अनुभूतियों की तीव्रता को बढ़ाता है। और बहुत लोगों के बहुत सारे जो है कमेंट आ रहे हैं। और चूंकि समय बहुत कम बचा हुआ, हमारे पास 10 मिनट कम है समय है और हमारे पास अपने भी सवाल हैं, तो एक हम सबसे पहले आपसे अब जानना चाहेंगे कि साहित्य पर काफी चर्चा चल रही है और चलती रहेगी। अभी के पाठकों को और बच्चों को अपने पुस्तक का चयन किस आधार पर करना चाहिए? आप अपने क्षेत्र के और सहित पूरे हिंदुस्तान के छात्र छात्राओं को विषय के अलावा, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इनके अलावा किताबों का चयन किस स्तर पर करने को कहेंगे कि किस तरह वो चयन करें कि यह पुस्तक मेरे लिए उपयोगी है, यह मेरे लिए एक मार्गदर्शन के रूप में। पहले के बच्चे थे तो विवेकानंद की किताबें पढ़ते थे कि विवेकानंद के बाद आजकल इतने राइटर्स आ चुके हैं और खास करके ऑनलाइन ने तो हर किताब को आसान बना दिया है। मैं आपको बताते चलूं कि अभी नौगछिया क्षेत्र में 300 डिलीवरी बॉय काम करता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑनलाइन डिलीवरी कितनी ज्यादा होती है। ना सिर्फ मैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम या घरेलू सामान या यही सब किसी चीज का मतलब यही गिनती सामान आते हैं, हर तरह की चीजें आती है। किताबें भी जमकर आती हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का हो, आईसीसी बोर्ड का हो, साहित्य का हो, स्टोरी का हो, चाहे वो किसी भी महान राइटर का हो। तो किस तरह से पुस्तक का चयन करें बच्चे या पाठक, इसके बारे में बताएं, जो कम उम्र के हैं, ज्यादा उम्र के नहीं। जी देखिए, सबसे पहले आपने पुस्तकों के चयन के बारे में प्रश्न किया है। जी आप पहले ये देखें जी कि सर्वप्रथम सुबह सुबह जी समाचार पत्र आता है। जी अब बच्चे, हम जब गांव में थे उस समय गांव में समाचार पत्र नहीं आता था। जी कभी कभार आ गया या जी नहीं तो आज का समाचार पत्र परसों प्राप्त होता था, 2 दिन बाद। जी और बच्चे उसके संपादकीय पढ़ते थे। अभी का समय ये हो गया है कि पुस्तकों का चयन कहते बेस्ट सेलर पर हो गया है। जी पुस्तकों का चयन कवर पर हो रहा है, जी क्या ज्यादा बिक रही है उस पर हो रहा है। जी आप कैसे सही और गलत का पता कैसे करेंगे? आप सोचें, बाजार में आप मिठाई खरीदने जाते हैं, शुद्ध घी की कितनी मिठाइयां मिलती हैं और कितनी बिकती हैं, और रिफाइंड की कितनी मिठाइयां बनती हैं और बिकती हैं, और पाम ऑयल की मिठाइयां कितनी बनती हैं और बिकती हैं पाम ऑयल में। जी अभी सस्ते का युग हो गया। जी समाचार पत्रों में इतनी वर्तनी की अशुद्धि आ रही है
जो बच्चे उसको पढ़ के और वर्तनी की अशुद्धि में फंस रहे हैं। तो सर्वप्रथम यह तय करना होगा कि कौन सा शुद्ध घी है और कौन सा रिफाइंड है और कौन सा पाम ऑयल है। बेस्ट सेलर पर नहीं जाएं। मैं आपको बताऊं, आज के लेखकों में अपने इलाके का व्यक्ति देवांशु बहुत बेहतरीन लिखते हैं, उनकी हिंदी बहुत बेहतरीन है, हम लोगों से बहुत ऊंचे स्तर का लिखते हैं जी। लेकिन बहुत लोग उनका नाम नहीं जानते। एक बार खुशवंत सिंह से की एक पुस्तक ज्यादा नहीं बिकी, तो एक पत्रकार ने कहा कि आप तो इतने बड़े लेखक हैं, आपकी पुस्तक तो नहीं बिकी। तो उन्होंने कहा नहीं बिकी तो नहीं बिकी। तो कहा आपकी पुस्तक तो बिकनी चाहिए, बेस्ट सेलर नहीं हुई, बेस्ट सेलर होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा तो इस देश में पापड़ बिकती है, तो क्या हम भी पापड़ बेचना शुरू कर दें, पापड़ लिखना शुरू कर दें। ट्रेन में, बस स्टैंड में भी पापड़ बिकती है, हमारी पुस्तक शुद्ध की है। तो सर्वप्रथम आज के विद्यार्थी को यह पता करना पड़ेगा कि कौन सी पुस्तक वर्तनी की। बहुत ऐसे प्रकाशन हैं, आज भी हैं, जो अच्छी पुस्तकें निकाल रहे हैं। बहुत ऐसे लेखक हैं जो कि अच्छी रचनाएं लिख रहे हैं, समाचार पत्रों में उनकी रचनाएं आ रही हैं। तो उन पुस्तकों का चयन करना पड़ेगा। मैं किसी दो एक व्यक्ति का नाम ले लूं वो उचित नहीं है, लेकिन ऑनलाइन ई मैगजीन और आजकल की पत्रिकाओं ने जो बंटाधार किया है हिंदी साहित्य का, और ज्यादा से ज्यादा बिकना और ज्यादा से ज्यादा प्रसारित होना, ये जो भाव लोगों के मन में आ गया है। और कुछ लेखकों के मन में छपास बीमारी भी है। मैं आपको बताऊं, मेरे पास दिन में 10 अनुरोध आते हैं ऑनलाइन आने के जी। और मैं पहली बार, चूंकि ये अपने इलाके का न्यूज चैनल है और मैं इस न्यूज चैनल का नियमित दर्शक हूं, इसलिए मैं इस पर आया। ऑनलाइन पुरस्कार की आप देखेंगे तो बाढ़ आई हुई है। तो बच्चों को मैं ये सलाह दूंगा कि सबके हाथ में मोबाइल है, और नहीं है परिवार में तो मोबाइल अभी सबके हाथ में है। आप उसमें से यह देखें कि लोगों के कमेंट्स कैसे हैं, रेटिंग क्या है, उसमें वर्तनी की अशुद्धि पर लोग क्या कमेंट करते हैं, वैसी पुस्तकों को पढ़ें। और एक बात मैं बता दूं, एक बार अगर वर्तनी की अशुद्धि आपकी ठीक हो गई, फिर आपको कोई डिगा नहीं सकता। हम लोगों को कहा जाता था पहली क्लास से 7वीं क्लास तक बचनदेव कुमार का व्याकरण पढ़ो, एक ही पुस्तक को पहली क्लास से 7वीं क्लास तक। अब आप सोचें वो पुस्तक क्या थी। हिंदी और गणित 2 ही पुस्तक साल भर में पढ़ना पड़ता था, उसके अलावा तो सुन के पास होते थे। आज वो स्थिति नहीं है। आज आपको व्याकरण के एक विषय पर 10 पुस्तकें मिल जाएंगी। तो थोड़ा सा आप मीडिया वालों से भी मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग भी ऐसी ऐसी गलती करते हैं जिसका दुष्परिणाम लोगों को, बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस चीज को स्वीकार भी करता हूं। और अच्छा, एक मैं, अब चूंकि समय हमारे पास बेहद कम है, 1 घंटे का समय भी पूरा होने जा रहा है, मैं आपसे एक विशेष रूप से जानना चाहता हूं कि अपने क्षेत्र के लोगों के लिए आप किस तरह का वर्तमान में प्रयोग के लिए अपना सुझाव देंगे, जो अपना वर्तनी, अपनी भाषा को शुद्ध करना चाहते हैं, उसके लिए क्या उपाय है, चाहे वो किसी भी उम्र के हों। जी देखिए, 2 उपाय है। एक तो आप, जैसे मैंने बताया कि किसी भी चीज का 2 पहलू है। ऑनलाइन का अगर नकारात्मक पहलू है तो उसका सकारात्मक पहलू भी है। आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, मोबाइल में देख सकते हैं, अच्छी पुस्तकों को खरीद सकते हैं। अभी बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें कम दाम में उपलब्ध है। बच्चे व्याकरण अवश्य देखें, अच्छी पत्रिकाओं को पढ़ें, और अच्छे राइटर्स के, अच्छे लेखकों की, लेखिकाओं की पुस्तक को अवश्य पढ़ें। और आज का जो परिवार है, मैं अपने बुजुर्गों से भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं जी, आप नियमित, जो आपको मर्जी हो, आप अपनी सुविधानुसार
कम से कम आज का कोई भी ऐसा परिवार नहीं है जो मासिक कोई एक पत्रिका नहीं खरीद सकता हो। आज हर घर में 10,000, 12,000, 20,000 का मोबाइल है। आप एक बजट बनाइए कि साल में मुझे 500 रुपए, साल में मुझे 300 रुपए पत्रिकाओं पर और साहित्य पर खर्च करना है। अपने बच्चे नहीं पढ़ेंगे, एक दिन नहीं पढ़ेंगे, 2 दिन नहीं पढ़ेंगे, आप पुस्तकें उपलब्ध करवाइए अपने बच्चों को, अच्छी पुस्तकें घर में रखिए। आप रामायण रखते हैं घर में, आप महाभारत रखते हैं, आप गीता रखते हैं, कितने दिन पढ़ते हैं? एकदम दिल पर हाथ रख के सोचिए कि कितने दिन पढ़ते हैं। लेकिन जब आवश्यकता पड़ती है तब पढ़ते हैं। आप दुर्गा सप्तशती रखते हैं, कोई दूसरे धर्म के लोग होंगे वो कुरान रखेंगे, बाइबल रखेंगे, रखते सब हैं लेकिन उसको पढ़ते नहीं है, ये सच्चाई है। उसी प्रकार साहित्य की पुस्तकें आप मंगाएंगे घर में, आप घर में रखेंगे तभी तो किसी दिन 10 मिनट भी अगर आपका बच्चा पलट लिया, वही 10 मिनट उस पुस्तक के लिए बहुत बड़ी बात है। तो मेरा निवेदन यह है कि आप जिस किसी भाषा के हों, जिस किसी पत्रिका, किसी भी पत्रिका को नियमित रूप से कम महीने में एक पत्रिका, और अगर आप ज्यादा सामर्थ्यवान हैं तो 2-3 पत्रिका अवश्य मंगाएं। अच्छी पुस्तकों का संकलन अवश्य रखें, चाहे बच्चे पढ़ें या ना पढ़ें। साल भर में 2 दिन भी अगर पढ़ेगा तो वो आपका पैसा वसूल हो जाएगा। क्या बात। अब अंत में कुछ लोगों के प्रतिक्रिया है, मैं वो उससे पहले आप लोगों के बीच रख दूं और इसके बाद हम अन्य चीजों पर बात करेंगे। क्योंकि समय तो काफी आज लेट से ही कार्यक्रम हमारा प्रारंभ हुआ है, थोड़ी सी इंटरनेट को लेकर भी थी। श्रीधर कुमार ने एक अमेज़न का लिंक पोस्ट कर दिया है अबली की आपकी पुस्तक का, इसके लिए धन्यवाद। और इसके अलावा बहुत लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। एक्कुरी ब्रेजा राजा लिखते हैं कि आज जीएस न्यूज का फेसबुक में जुड़ा हूं, मुझे बहुत पसंद आया। कहानियां जो हिंदी में कहानियां और कविताएं हैं, अगर उसे पढ़ लिया जाए तो सच में आदमी इंसान बन सकता है, साहित्य का प्रभाव पड़ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा जो है चंदन यादव लिखते हैं सत्यवचन, और बहुत लोगों की प्रतिक्रिया, बहुत सारे प्रतिक्रियाएं आ रहे हैं, मैं सबों को धन्यवाद देता हूं। और आप लोगों का हृदय से आभार, जो लोग बने हुए हैं और जो लोग लेट से जुड़े हैं। तो कहीं ना कहीं आप हमारे चैनल को मतलब लाइक करके नहीं रखे हैं या आप सब्सक्राइब करके मेंबर नहीं बने हैं, इसलिए आपको लेट से जानकारी मिलती है। इसलिए आपसे निवेदन होगा कि आप जीएस न्यूज को फेसबुक पर सर्च करें, वहां पेज आए उसे लाइक करें। और अगर इसी वीडियो को आप 1 घंटे के बाद यूट्यूब पर देख रहे हैं, क्योंकि 10 बजे के बाद ये वीडियो यूट्यूब पर उपलब्ध हो जाता है, तो आप वहां भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो प्रत्येक दिन आपको विभिन्न प्रकार से मिलेंगे। विभूति जी, अंत का मैं आपको एक सवाल, बस एक मैं आपसे एक जानना चाहता हूं। आपने क्षेत्र को देखा बहुत करीबी से, चूंकि आपका जन्म स्थान यहाँ है, अभी आप अलग अलग राज्यों से जो है वो घूमकर अलग अलग जगहों पर हैं। आप अपने क्षेत्र के लोगों को क्या संदेशा देना चाहेंगे, एक मैसेज? जो कोरोना काल रहा, लॉकडाउन रहा, लोगों की स्थिति काफी खराब हुई, बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से बाधित हुई, लेकिन फिर भी बच्चे टॉप भी किए, तो एक आप क्या संदेशा देना चाहेंगे अपने क्षेत्र के लोगों? जी देखिए, अपना जो क्षेत्र है वो कृषि प्रधान क्षेत्र है जी। अभी वहां उतनी व्यवस्था नहीं है, इंटरनेट उस स्तर का नहीं है, इंटरनेट का स्पीड जो है, गति जो है वो उस स्तर की नहीं है कि आप ये कह सके कि सारे किसान के बच्चे ऑनलाइन पढ़ लेंगे या उन्होंने पढ़ लिया। ये जब से पिछले मार्च से, जब से ये लॉकडाउन का और ये बंदी का और बंद होने का, जब से ये अपने इलाके में या पूरे देश में कहें, जब से ये बंद होना प्रारंभ हुआ, तो सबसे ज्यादा असर तो बच्चों पे हुआ। आपने घर से निकलना बंद कर दिया, करवा दिया, बच्चे तुम बाहर मत जाओ। अब खेल धूप बंद, फिजिकल सब कुछ बंद, स्कूल जाना बंद। तो ऐसे में ऑनलाइन ने सकारात्मक ये किया कि जिन बच्चों को आप सोचिए, आपका जहां घर है और वहां से नौगछिया जाना है, तो कम से कम आधा घंटा 40 मिनट का जाने में समय लगेगा और आने में समय लगेगा। तो ये समय तो
लॉकडाउन ने आपका बचा दिया। तो जिन बच्चों को सिर्फ पढ़ना था, सेल्फ स्टडी करना था, स्वयं की पढ़ाई करनी थी, स्वयं से पढ़ाई करनी थी, उनको इस लॉकडाउन ने बहुत लाभ दिया। घर में बंद होके पढ़िए, या जिनके पास जी इंटरनेट की व्यवस्था थी उन्होंने ऑनलाइन बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ पढ़ा। उसी के उलट जिन बच्चों के पास ना उस तरह का मोबाइल था, ना है, ना उस तरह का इंटरनेट स्पीड है, उन बच्चों में थोड़ी सी, मैंने दो एक बच्चों से बात भी की थी, उन बच्चों को लगा कि हम पिछड़ गए। फिर मैंने दो चार बच्चों को यह कहा कि तुम्हें इस तरह से अपनी पढ़ाई करनी है, वीक वाइज, चैप्टर वाइज। मैं अपने क्षेत्र के बच्चों को या विद्यार्थियों को मैं ये कहूंगा कि सर्वप्रथम अपना एक लक्ष्य बनाएं कि ये हमारा लक्ष्य हो। आप विद्यार्थी अगर देख रहे हो तो मेरी बात को लिख सकते हैं। सर्वप्रथम वन गोल, एक लक्ष्य, कोई दूसरा विकल्प नहीं, नो सेकंड लाइन। एक होता ना कि ये करेंगे, ये नहीं तो ये करेंगे, नहीं, एक लक्ष्य। दूसरी बात, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए आपको? बुक्स चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, किसी का गाइडेंस चाहिए, किसी की सहायता चाहिए, वो लीजिए। लेकिन साप्ताहिक स्तर पर, वीकली, आप अपना एक लक्ष्य पाने का टारगेट बनाइए। और 7 दिन का जब आप टारगेट बनाते हैं तो प्रयास कीजिए कि उसे हम 6 दिन में पूरा करें। आपको एक से एक उदाहरण मिलेंगे। वरुण जी, हम लोगों के साथ समस्या ये थी, जी मैं जब उस उम्र में था तो हमारे जमाने में 2 ही विधा हुआ करती थी, जी 2 ही विधा थी, जी एक साइंस और एक आर्ट। जी कॉमर्स का उस समय पदार्पण नहीं हुआ था नौगछिया के जी हवा में। जी बाद में जब वाणिज्य महाविद्यालय खुलने के बाद कुछ कॉमर्स की हवा बनी। जो बच्चा गलती से भी बोल दे कि हम आर्ट लेंगे, पूरा गांव उसे कहता था कि ये तो खत्म है, इससे कुछ जी नहीं होना है। जी और जो बच्चा कहता था कि हम साइंस पढ़ेंगे, सब उसको कहते थे नहीं, बच्चा तेज है। अच्छा हम लोगों को यह पता ही नहीं था कि क्या पढ़ेंगे तो क्या बनेंगे। जी बस साइंस अगर है तो डॉक्टर और इंजीनियर, और आर्ट अगर है तो मास्टर। यही 3 था हमारे समय में। हम लोगों को उतनी जानकारी नहीं थी, उतना ये नहीं था। जब कुछ और बड़े हुए तो मेरा एक फुफेरा भाई, में एक छोटी सी बात, थोड़ा फनी लग सकता है कि जी मेरा छोटा फुफेरा भाई मेरे साथ रहता था और उसकी परीक्षा थी इंटर की। तो वो जी सुबह सुबह मेरे पास आया, मुझसे जी छोटा है। इंटर के परीक्षा के दिन मैं सोया हुआ था, वो सुबह सुबह आया पूछने के लिए, भैया फिजिकल केमिस्ट्री फिजिक्स में होता है कि केमिस्ट्री में होता है? अच्छा तो मेरे पास भागलपुरी चद्दर सामने में, चद्दर से उसके सिर पे लगाया, और उसके आगे की बात मैं नहीं बताऊंगा। तो मुझसे छोटा मेरा फुफेरा भाई, तो हम वैसे वातावरण से आए हैं भाई। एक गार्जियन आए स्कूल में, उन्होंने शिक्षक को कहा कि मास्टर साहब, मैं अंगिका में बोलूं तो कोई सुविधा तो नहीं होगी? नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल खुलकर बोलिए बिल्कुल। एक गार्जियन आए, उन्होंने कहा कि मास्टर साहब, अपने हमारो बच्चा पर ध्यान नहीं दै छिए। ठीक तो हमारे कपिल देव बाबू थे नगर पाड़ा के, तो उन्होंने कहा कि अरे आपका बच्चा तो बहुत पढ़ने में तेज है, बहुत बढ़िया है। उसको उन्होंने बुलाया, एक अपनी कॉपी लेके आओ। वो कॉपी लेकर के आया, दिखाया, देखिए आपका बच्चा तो बहुत अच्छा करता है।
नहीं मास्टर साहब, आप हमारे बच्चा पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जी फिर हेरे तोरा कहिया मारने रहो, पिछला कहिया मारने रहो, कितना दिन भाग लो, 1-1.5 महीना। हाँ, 1-1.5 महीना पहले मारने रहो। अब बताइए साहब, 1-1.5 महीना से अपना नहीं मारना चाहिए, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा चाहिए हमारा बच्चा पर। जी गार्जियन के मन में ये भाव था कि टीचर अगर पीट रहे हैं तो मेरे बच्चा को सुधार रहे हैं। आज आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई टीचर किसी बच्चा को आंख भी दिखा दे, आज गार्जियन उसको जेल भिजवा देंगे। एकदम जेल। जी ये फर्क आया है। तो आप सिर्फ शिक्षकों को दोष नहीं दे सकते, आपको गार्जियन को अपने ऊपर भी जिम्मेदारी लेनी होगी इस बात के लिए। और जी आपने, मैं पहली बार ऑनलाइन आया हूं, मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूं और अपने व्यस्तता भी रहती है, तो साहित्य से लगाव है। और आपने अचानक से कहा तो अचानक से मैं बैठ गया। मैं अभी गुवाहाटी से बहुत दूर हूँ, गुवाहाटी शहर में मैं नहीं हूँ। असम मतलब लोग गुवाहाटी समझते हैं। मैं एक इंटीरियर एक जिले में हूँ और अपने क्षेत्र को लोगों को बहुत मैं मिस करता हूँ, लेकिन मैं जब जाता हूँ तो मैं अपने क्षेत्र के लोगों से अवश्य मिलता हूँ। मेरी शुभकामनाएं हैं और बहुत लोग जुड़े भी हुए भी हैं। मैं लोगों से मिलता भी हूँ। आपको याद होगा कि मैं लॉकडाउन से पहले पचकछिया में एक गर्ल्स स्कूल में मैं गया था और वहाँ के जब मैं वहाँ के बच्चों और बच्चियों से जब मैं मिला था तो लगभग 1.5-2 घंटे का कार्यक्रम, उन लोगों ने, कार्यक्रम शब्द उचित नहीं होगा, इंटरेक्शन का की बात मैं कहूंगा कि 1.5-2 घंटे बातचीत हुई और मैं बच्चों से भी बहुत कुछ सीखता हूं। मैं आज भी सीख ही रहा हूं। तो मैं सिर्फ वही बता पाऊंगा जो मेरा निजी अनुभव है। और अंतिम बात जिसे मैं खुद फॉलो करता हूं कि कहा गया है कि बड़े लोगों की कही हुई बातों पर जाइए, किए हुए पर नहीं। तो यही मेरा अंतिम निवेदन है कि बड़े लोगों ने जो कहा है उनकी कही हुई बातों पर हम चलें, उनके किए का अनुसरण नहीं करें। हो सकता है उनके किए में कुछ कमी भी हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपके जीएस न्यूज का मैं भी एक हमारे आपने इस काफी कीमती वक्त है आपका, चूंकि जितने लोग भी इसमें जुड़े हुए रहते हैं हमेशा ऑन ही रहते हैं। और मुझे लगता है कि लिटरेचर और पढ़ाई एक ऐसा चीज है जिसमें हमेशा आदमी बाथरूम में हो या कहीं भी हो, धरती के किसी कोने पर हो, उनका दिमाग तो हमेशा एक्टिव ही रहता है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया अभी भी आती जा रही है, मैं सबों का और जो है बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। श्वेता कॉस्मेटिक जी, सचिन सिंह राजपूत और एक्यूब्रेजा राजा और बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि इनकी अपनी वेबसाइट है vibhutijha.com। जी, आप उस पर विजिट करें और आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, इनकी कविताएं पढ़ सकते हैं, इनकी कहानी पढ़ सकते हैं और संपर्क कर सकते हैं। जब संपर्क का आपका रास्ता हो जाएगा तो आप बिल्कुल, और आपने किसी भी तरह की आपको जानकारी चाहिए तो आप वहां से ले सकते हैं। आज के लाइव इंटरव्यू में आपने लाइव एंकर चैट में वक्त दिया, विभूति जी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास रखते हैं कि जिस तरह आप दूर रहकर भी अपने क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, हमारे पाठक जितने भी हैं बहुत दूर दूर से, ललन झा जी लोग हैं बहुत दूर से बैठे हुए देखते हैं, बहुत सारे ऐसे पाठक हैं जो दूसरे देश से भी हैं और हमसे जुड़ते हैं इस लाइव एंकर चैट में। मैं उन सबों की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और ईश्वर आपको दीर्घायु दे, अपने क्षेत्रों की उपलब्धि को भी आप जो है एक विश्व स्तर पर लेकर जाएं। यहाँ के भी नव लेखक को, जिसे हम नव लेखक कह सकते हैं, नए लेखक जो अभी के तैयार हो रहे हैं, इनको भी आप आगे बढ़ाने में भरपूर सहयोग करें और उन्हें आप आगे बढ़ाएं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से शुक्रिया आपको आज के इस कार्यक्रम में समय देने। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लाइव नहीं आता हूं, लेकिन आपने बहुत शॉर्ट समय में आपने मुझे कहा और तत्काल मैं आपके अपने चैनल, चूंकि मैं दर्शक हूं, मैं आपको एक अंतिम और महत्वपूर्ण बात बताऊं कि सहरसा के राकेश शंकर भारती हैं जो यूक्रेन में बस गए हैं। आपके न्यूज चैनल के बहुत ही
मैं कहूं कि वो मेरे अच्छे मित्र भी हैं और आपके प्रशंसक हैं। उनकी 5 पुस्तकें आ चुकी हैं। आपको आश्चर्य होगा कि अन्य फिलीपींस के, स्पेन के और कुछ एक लोगों को भले आपत्ति हो, कुछ एक पाकिस्तान के लोग भी आपके इस न्यूज चैनल को देखते हैं। सबसे ज्यादा आपको आश्चर्य होगा कि अमेरिका में जो भारतीय हैं जी। मैं कुछ दिन पहले हैदराबाद गया था। वहां से मैंने देखा कि हैदराबाद में आपका ये मुझे सुनाई दी, आपकी आवाज मुझे सुनाई दी रास्ते में। तो मुझे लगा कि जरूर उधर का ही आदमी, इस किसी अपार्टमेंट के बगल से मैं गुजर रहा था, तो मुझे लगा कि जरूर इसमें कोई अपने इलाके का व्यक्ति है जो तेज आपकी आवाज उसमें आ रही है। तो आप ये नहीं समझें कि आप सिर्फ नौगछिया में हैं या सिर्फ आप भागलपुर में हैं। आप ये समझें कि इंटरनेट के माध्यम से पूरी दुनिया, अमेरिका के लोग, एक दिन लंदन के एक मेरे साहित्यकार मित्र ने जिक्र किया। तो आप इसे बहुत ये न समझें कि आप सिर्फ वहीं हैं और उतनी ही दूर में हैं। और एक और मैं बात बताऊं, तिनटंगा में मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, तिनटंगा में जब नाव दुर्घटना होने के बाद नेशनल मीडिया ने नहीं बताया, लेकिन आपने सबसे पहले उसका न्यूज चलाया और वही न्यूज, वही ANI ने, आपकी तस्वीरें पहले आ गई थी, वही तस्वीरें हमने ANI में देखा और सारे नेशनल मीडिया में वही आपका बाइट चला। तो ऐसा नहीं है। जी बिल्कुल, उसकी मैं थोड़ी सी आपको भी जानकारी दे दूं कि जब उस दुर्घटना की मुझे जानकारी मिली थी तो उस समय मैं खुलकर बात कर सकता हूं। मेरे लिए जो गोपालपुर से कन्हैया झा कार्य करते हैं, वो मतलब वो इतनी जल्दी स्थल पर पहुंचे थे, वहां से तस्वीर भेजा था, तो मुझे यह याद नहीं रहा। दरअसल जब हम लोग व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर फोटो वायरल करते हैं तो उसमें हम लोग GS न्यूज लिख देते हैं, लेकिन इतना ज्यादा हड़बड़ में थे कि हमें ये याद ही नहीं रहा कि हम उस पर लिख दें। हमने प्लेन फोटो वायरल कर दिया और ईश्वर की कृपा और आप सभी पाठकों का प्यार रहा कि वो फोटो ANI सेलेक्ट किया और ANI ने अपने ट्विटर हैंडल पर उस फोटो को ट्वीट किया और बहुत लोगों का मुझे प्रतिक्रिया मिला। आप जैसे पाठकों के जो प्यार और स्नेह से हम लोग विदेशों में भी पहुंच रहे हैं। विभूति जी, आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आज के भी लाइव में, जिस तरह से आपके फेसबुक के अपने क्षेत्रों के लोगों को मैं एक अंतिम अपना संदेश देना चाहता हूं जो इससे रिलेटेड बिल्कुल नहीं है। वो ये देना चाहता हूं कि आप जब अपने घर से निकलें जी, तो ये अभी कोरोना काल है, तो मास्क लगाएं, दूरी मेंटेन करें और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप अपने गंतव्य पर 5 मिनट देर से पहुंचे। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। मैं इस न्यूज पर रोड एक्सीडेंट का समाचार देख के मैं थक गया हूं, मुझे बहुत हार्दिक तकलीफ होती है। आप से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप अपने गंतव्य पर 5 मिनट 10 मिनट देरी से पहुंचे, जल्दबाजी न करें, ओवरटेक न करें। आप अपना लक्ष्य रखें कि मुझे इतने बजे पहुंचना है, उससे 5 मिनट 10 मिनट बाद पहुंचे। स्वस्थ रहें, निरोग रहें, मेरा क्षेत्र खुशहाली में जिए, हमारी यही इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज हमारे साथ लाइव एंकर चैट में जो है विभूति जी जुड़े हुए थे और आप सभी लोगों की प्रतिक्रियाएं, बहुत लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही है। मैं सबों को हृदय से धन्यवाद देते हुए और मैं सबों से एक अनुरोध भी करूंगा कि जो विभूति जी ने किया कि रोड एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होती है, जब हम लोग कवरेज चलाते हैं तो बहुत लोग दुखी भी होते हैं जो बाहर रहते हैं। इसीलिए उस दिन जो रोड एक्सीडेंट हुआ था, बहुत सारे पाठकों ने भी मेरे चेहरे की शिकन से पकड़ लिया था कि मैं काफी सही में, मैं बहुत ही ज्यादा उसके लिए मैं भी गंभीर हो गया था। मैं आप लोगों से एक अनुरोध करूंगा कि आज थोड़ा सा कार्यक्रम लेट से शुरू हुआ, इसलिए लेट तक चला। आप लोग अपना प्यार और आभार इसी तरह लुटाते रहे जिस तरह विभूति जी ने कहा कि अब विदेशों में भी GS न्यूज की चर्चा होती है, हमारी आवाजें गूंजती है। तो मैं आप सभी पाठकों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और हाँ, एक चीज हमेशा कहता रहता हूं, इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और 8 बजे आकर, कल तो रविवार है, कल संडे लाइव इंटरव्यू भी है 4 बजे। कल एक नारी शक्ति हमारे साथ आई है और बहुत ही जबरदस्त मुद्दा होगा कि नारी सशक्तिकरण, क्या नारी को राजनीति में आना चाहिए या नहीं, क्या नारी के आने के बाद राजनीतिक क्षेत्र में ये प्रतिनिधि शब्द क्या आता है,
ये जब आरक्षण मिला तो उसका प्रभाव क्यों नहीं है? एक नारी को हमेशा एक पुरुष ही क्यों संचालित करते हैं? उनके मन की बातें क्यों नहीं होती है? आज उतना सम्मान क्यों नहीं मिलता है? आज प्रतिनिधि शब्द क्यों आ जाता है? इन सब चीजों पर चर्चा करेंगे कल संध्या 4 बजे संडे स्पेशल लाइव इंटरव्यू में। आज के लिए इतना ही। वरुण बाबू को दीजिए इजाजत। जितने पाठक बने हुए थे सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने लोगों की प्रतिक्रिया आई सबको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप लोग इसी तरह प्यार बनाते रहे। सबको धन्यवाद, शुक्रिया।